टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ये था हमारा चैप्टर 75। देखिए और नेटवर्क ऑफ स्मॉल क्या हुआ, ठीक है घर जाओ। और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन का मैंने बता दिया था, किस तरह से जो टेम्पल था आस पड़ोस के जो भी इलाके होते थे उनसे टैक्स लेते थे, ये भी आप लोग को पता है, कल मैंने पढ़ाया था। मंदिर टैक्स लेता था ना, या तो जो सरदार होता था खुद से उस इलाके में शहर के आसपास अपनी कोठी या एक हवेली बना लेता था, ठीक है, या पैलेस, वो खुद से कर ले, और नहीं तो क्या करता था, जो नजदीकी मंदिर होता था उसको ये पूरा का पूरा अधिकार दे देता था। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए ताकि क्योंकि वो मंदिर है ना, एक अपना खर्च चला सके, और जो भी एक्स्ट्रा जो भी टैक्स होता था वो राजा या सरदार जो भी था उसको पहुंचा देता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिर में जो पुजारी या जो मठ में जितने लोग रहते थे, जो सेवक लोग रहते थे, उन लोगों का भी खर्च होता था, ठीक है। तो जो भी 202 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, जितने भी गांव का जो टैक्स होता था उस मंदिर को जाता था, ताकि मंदिर का खर्च चल सके। इसीलिए तो मंदिरों में इतना सोना चांदी होता था। देखिएगा अब जो ये व्यापारी होते थे, बेटा भावना किसका पेपर है आपका, आप उसी की तैयारी करो, ओके। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, तू बेटे सदमे में आ गया, कुछ दिक्कत है क्या तेरे? पेपर है आपकी चल रहे हैं, ऑनलाइन है ना आपका, तब कोई दिक्कत, तो आप जा नहीं रहे हैं ना। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, जो व्यापारी थे वो छोटे और बड़े होते थे, अलग अलग तरह के व्यापारी होते थे। There were many kinds of traders. These include the बंजारास, ये तो मैंने सब बता ही दिया था कल आप लोगों को, ठीक है। विदेशों को जाते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे एक काबुल का एग्जाम्पल दिया गया है बॉक्स में। काबुल किसकी कैपिटल है, कोई बताओ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। With its rugged mountainous landscape, Kabul in present day Afghanistan became politically and commercially important from the 16th century onwards. 16वीं शताब्दी में भी काबुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप कभी भी मिडिल एशिया से या एशिया के दूसरे देशों से, यूरोप से अगर व्यापार करते हो समुद्र के लैंड के रास्ते से, जमीनी रास्ते से, तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो रास्ता था, सिल्क रूट जो था, वो काबुल से होके ही गुजरता था। काबुल एंड कांधार वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट, लिखा है जो रेशम मार्ग था, हिंदी में रेशम मार्ग कहा जाता था, इंग्लिश में सिल्क रूट। चाइना से लेकर के इटली तक, मतलब कि चाइना से लेकर के पूरा पूरा ऊपर एशिया होते हुए यूरोप तक जो पूरा रास्ता जाता था उसको सिल्क रूट कहा जाता था, ठीक है। तो समुद्र के रास्ते व्यापार तो होता ही था, है ना, लेकिन लैंड के रास्ते भी जब मौसम अच्छा होता था तो व्यापार किया जाता था जमीन के रास्ते से, तो वो सिल्क रूट था, वो एक व्यापार का रास्ता था, उसी से व्यापारी जाते थे, इससे बहुत अधिक लूटमार होती थी। इन द 17th century, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trader at Kabul amounted at rupees 30,000 annually, which was a huge sum in these days. Camels carried dried fruits, dates, carpets, silks, and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Tavernier एक इटली का यात्री था, ठीक है, वो उसने काबुल के बारे में बताया है कि वो सिल्क रूट पे था। अभी आप लोग बादाम खाते हो ना, बादाम पूरा का पूरा काबुल देखो अभी अफगानिस्तान का कैसे कर चलता है, वहां पर खेती बाड़ी तो देखो जमीन वैसी है नहीं जो खेती चावल गेहूं हो गए ज्यादा, वहां पे बादाम की खेती बहुत होती है, ठीक है ना। पूरे
दुनिया में, इंडिया में तो मोस्टली आता ही था, पता नहीं अभी कम है, वहीं से बादाम आता है। दूसरा अफीम, वो जो नहीं नशे की चीज होती है अफीम, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वहां पर जो आतंकवादी ग्रुप है उन लोगों का, तालिबान जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो लोग वहां अफीम की खेती करते हैं और पूरी दुनिया में अफीम की सप्लाई करते हैं। वो भी उनके कमाई का बहुत बड़ा। अफीम नशे की चीज होती है, नशा, चरस, वो स्मैक, ये सब नहीं होता, हीरोइन, उसी से बनाया जाता है पॉप। हाँ, अकबर नहीं बेटा, हुमायूं ने, हुमायूं। देखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी हम लोग पेन किलर खाते हैं ना, पेन किलर, दर्द ज्यादा होने पे नहीं डॉक्टर पेन किलर देता, दांतों में दर्द होता है पेन किलर की गोली दे देगा, नहीं तो बुखार में, आप बुखार की जब भी दवा खाओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत नींद जैसा आएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये ड्रग होता है, ड्रग्स और ड्रग, दवाओं को ड्रग भी कहा जाता है। तो उसमें उन चीजों की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा दुनिया में हर जगह इन ड्रग्स की खेती की जाती है, लेकिन सरकार अपने निगरानी में अपने फार्म में उगवाता है, और किसको कितना दिया गया, कहां कहां यूज हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है, ताकि लोग नशे के रूप में उसको यूज ना कर सकें। जी हाँ बिल्कुल, और क्या हो, दूसरी चीज थोड़ी होती है। तो अभी जितने भी दुनिया में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आप खुद सोचो ना कि अफगानिस्तान में पैसा कहां से आता है, ये ड्रग्स से। जो अफीम होता है ना, उसकी बहुत खेती होती है पूरी दुनिया में, वो स्मगलिंग करते हैं, सप्लाई। चलिए ठीक है, क्राफ्ट्स इन टाउन, अब शिल्प की चीजें, कुछ ना कुछ जो हैंडक्राफ्ट या कोई भी क्राफ्ट की चीजें, जैसे मान लो कि मेटल, जैसे देखो आपको दिख रहा हो 17वीं शताब्दी में, देखो कितना सुंदर मेटल का एक पीस बनाया गया, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिखा दो सबको, बता रहे, कैंडल स्टैंड है ये, मोमबत्ती रखने वाला स्टैंड है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, छोटा सा ही है, इसमें पिक्चर में बड़ा दिख रहा होगा। अब बेटे खंबे पे सीढ़ी लगा के कौन मोमबत्ती लगाएगा, नीचे अंधेरा और ऊपर पड़ोसी ने उजाला। द क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ बिदर were so famed for their inly work in copper and silver that is came to be called बिदरी। कर्नाटक में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम बिदर है, समझ रहे हैं? वहां पर कॉपर और सिल्वर पर इस तरह के आर्ट या क्राफ्ट के काम किए जाते थे, ठीक है। और उस पर जो क्राफ्ट का काम किया जाता था कॉपर पर और सिल्वर पर, और इतना ज्यादा फेमस था उस इलाके का, जिसे नहीं कहते सोनीपत के घेवर, कोई ना कोई कहीं चीज के तो फेमस हो जाता है ना, जैसे स्मार्ट लर्नर्स की का पीवीसी पाइप, तो मतलब यू नो, तो यहाँ बीदर में तो बेटे दूसरे के हाथ में अच्छा भी ना लगेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां बीदर में जो ये सब काम किया जाता था, ये आर्ट क्राफ्ट का काम किया जाता, तो इसको बिदरी आर्ट कहा जाता, ठीक है। द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डस्मिथ, ब्रॉन्जस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, मैसन एंड कारपेंटर वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल। मंदिरों के निर्माण के लिए गोल्ड स्मिथ की भी जरूरत थी, ब्लैक स्मिथ की भी जरूरत थी, है ना, ब्रॉन्ज स्मिथ मतलब जो कि पीतल पे जो काम करते हैं, पीले कलर का जो मेटल होता है, और साथ ही साथ मैसन जो राजमिस्त्री होते हैं, चिनाई करते हैं, और उसके साथ साथ जो कारपेंटर होते हैं, मतलब जितने भी ये क्राफ्टमैन, ये शिल्पकार, ये कलाकार है, समझ रहे हैं ना, मिस्ट्रेस, ये सारे के सारे क्या है, कलाकार आदमी है, और आर्टिस्ट होने के चलते ये मंदिरों के निर्माण में सहयोग करते थे। बिना कलाकार के मंदिर, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बना कौन सकता था, खड्डा थोड़ी खोदना था। They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Similarly, weavers such as the Saliers and
Kaikolars emerged and prosperous communities making donation to temple. Some aspects of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent. देखिए उस जमाने में वहां पर कपड़े बुनने वाले या तरह तरह के कलाकार या आर्टिस्ट लोग थे। बेटा प्रिंट आउट निकाले हैं आपने क्या? एक बार फोन ला के देना बेटा, थोड़ा काम है जो आज टेस्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब जो पूरा उसी से रिवाइज करो थोड़ा काम। ये लोग क्या करते थे कि मंदिरों को दान भी देते थे। ज्यादा जो पैसे हो जाते थे ना तो दान करते थे मंदिरों में, कुछ ना कुछ उसको मंदिरों को बनाने में, नहरों को बनाना हो, बड़े बड़े तालाब बनाने हो, इन सबों में भी ये योगदान देते थे। जिनके पास पैसा होता था परोपकार का काम करता था, समाज सेवा का काम। थोड़ा शांत रहो। अच्छा कान्हा, कान्हा आजा, दादी आई। देखिएगा द चेंजिंग, एक सेकंड बेटा थोड़ा शांत करा। धरती दीदी की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है। द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स, शहरों की किस्मत कैसे धीरे धीरे बदलने लगी। क्या ऐसा हुआ? अरे आप तो रिटर्न का एनफ क्यों बोल रहे हो? मत करो कुछ भी, शांत रहो, घर जाओ। सोमवार को याद करके ये नहीं तो कटेगा, तो याद रखना। Some town like Ahmedabad went on to become major commercial cities, but other like Tanjore shrank in size and importance over the centuries. Murshidabad in West Bengal, on the bank of the Bhagirathi, which rose to prominence as a center for silk and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of the century as the weaver faced competition from cheap mill-made clothes from England. देखो एमसीक्यू सुनेंगे बेटा? किसने कहा? पीडीएफ खोलो, पीडीएफ ओपन करो। तुम्हारे नंबर पे मैसेज फिर किया था ना मैंने, देखते नहीं? लेके आओ ना, फोन दो ना जरा, मेरे पास आओ। ये हर 2 मिनट पे रिकॉर्डिंग रुकवाएंगे ये। देखिए अहमदाबाद उस जमाने में बहुत ही ज्यादा बड़ा व्यापारिक शहर बनने लगा, क्योंकि जो व्यापारिक रास्ते थे, ट्रेड रूट था, उस शहर से होकर गुजरता। दूसरी बात, गुजरात की राजधानी है, नहीं सॉरी राजधानी नहीं है, गांधीनगर, मतलब एक शहर। और किस नदी के किनारे है बता दो? अरे अहमदाबाद किस नदी के किनारे, कोई बता सकता है? ज्ञानी पुरुष लोग या महिला लोग? साबरमती नदी के किनारे। सारा कूड़ा इसी पे फेंकना तुम लोग जाते से। देखिएगा, लेकिन तंजौर जो पहले एक बहुत बड़ा शहर होता था, अब उसकी जो प्रसिद्धि थी या जो उसका जो चार्म था वो खत्म होने लगा। अब उस शहर को छोड़ करके दूसरे दूसरे शहर बने जहां से व्यापार ज्यादा होने लगा। ठीक है, देखो अक्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ये वो समय था जब यूरोपियन व्यापारी लोग इंडिया में आने लगे। फ्रांसीसी फ्रांस से, पुर्तगाली पुर्तगाल से, डच नीदरलैंड से या हॉलैंड से, डेनिश भी कहते थे उनको,
ब्रिटिशर आपको पता है इंग्लैंड से, ये सारे लोग यूरोप से आए और यहाँ पर अपनी अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने लगे। मतलब कि आप उसको कह सकते हो कि अपनी कंपनी यहाँ पर स्थापित करने लगे। तो अब देखो, हम्पी की अगर बात करें तो कर्नाटक में से कृष्णा नदी बहती है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, उसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। तो कृष्णा नदी का एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा। नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। अरे तेनालीरामा वाला नाटक कभी सुना होगा टीवी पे? अरे देखा नहीं, वो सुना तो होगा। हाँ, तो वो जिस राज्य के थे उनका वो राज्य कहा जाता था विजयनगर, और उस राजा का नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ही पूरा साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है, इतना सुंदर शहर है, और मतलब अब तो वहां पे मंदिर महल सब कुछ अभी मिलते हैं देखने को, और चमत्कारिक जगह। वहां पे एक ऐसा हॉल टाइप का है जिसमें पिलर्स हैं और म्यूजिकल पिलर्स है। अगर आप उस पे चोट मारोगे ना तो तबले का या कोई ना कोई साउंड या म्यूजिक निकलेगा उसके अंदर से। उसके बाद उसी में एक ऐसा भी लटकता हुआ पिलर वाला भी घर है, मतलब महल। वो पिलर ऊपर लटक रहे हैं और नीचे है ना, आप चाहो तो कागज या कोई चीज नीचे निकाल सकते हो उसके नीचे से, जमीन के नीचे। मैंने जमीन पे है ना, मान लो पिलर ऊपर होगा तो नीचे से करोगे तो नहीं हो जाएगा वो जमीन। यही तो टैलेंट है जी। तो मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और अभी हिंदुस्तान का माना जाता है कि बहुत अच्छे मंदिरों और शहरों में से एक हम्पी। विजयनगर की राजधानी कर्नाटका में है ना, हम्पी है। अब देखिए, इस चैप्टर की अगर बात करें हम्पी के ऊपर, तो विजयनगर साम्राज्य करके 12th में एक है ना 20 या 30 पेजों का पूरा। ये मतलब कि उस जमाने में जब मुस्लिम काल था, या मुस्लिम काल से लेकर के मुस्लिम काल जब खत्म हो रहा था, तो भारत में गांव और शहर कैसे कैसे, पहले तो गांवों का देश था, लेकिन गांव से कैसे कैसे शहर या छोटे छोटे टाउन बनने लगे, है ना, क्या क्या कारण था। तो इसमें देखो, हम्पी एक पिलग्रिमेज टाउन था। यहाँ पर दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने आते थे क्योंकि मंदिर भी था। ये पूरा का पूरा शहर चारों तरफ से दीवारों से और बाउंड्री से घिरा हुआ था। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर था, किले बंद ऐसा एकमात्र फोर्टिफाइड सिटी कह सकते हुए टाउन था, जिसमें खेत गांव ये सारे नदी नाले सबके चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई थी। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था, और जहां पहाड़ी थोड़ी कम थी ना, तो वहां पर बाउंड्री बना करके दीवार करके एकदम पूरी चारों तरफ से बाउंड्री बना दी गई थी, और बीच में वो पूरा का पूरा शहर था। यहाँ पे मंदिरों तक और हर घर तक और पूरे शहर तक नहरों के द्वारा पानी पहुंचाने का नहर बनाए गए थे, कुंड बनाए गए थे, और बहुत ही अच्छा था। आप लोग को इसमें ज्यादा नहीं बताना है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि हम्पी में हजारा मंदिर है जो भगवान राम के लिए बनाया गया है। भगवान राम की मूर्ति है उसमें, हजारा टेम्पल। वहां पर टेम्पल है, और टेम्पल के दोनों तरफ है ना, जैसे नहीं होते चबूतरे, पूरा कॉरिडोर टाइप का वो बना हुआ है। और उस जमाने में जब ये पूरा साम्राज्य फला फूला हुआ था, उस समय वहां पे व्यापारी या जो भी दुकानदार थे बैठ करके चीजों को बेचते थे। जो भी मंदिर जाते थे या आते थे वहां से चीजों को खरीदते, है ना। जैसे नहीं वो दादी लोग जाती है, छोटे थे हम लोग तो जाएंगे मंदिर, कुछ में सिटी खरीद ली बच्चे खेलने के लिए, बलून खरीद के ले आई, है ना, पीवीसी पाइप ले आई बड़कों ने मारने के लिए, ये सारी चीजें आती थी। The architecture of Hampi was distinctive. The building in the royal complex had splendid arches, domes, and pillars, halls with niches for holding sculptures. They also had well-planned orchards and pleasure gardens with sculptural motifs such as the lotus and corbels. यहाँ पे जितने भी पिलर थे, पिलर समझते हैं ना, जो खंबे होते थे मंदिरों के या महलों के, उसमें बहुत ज्यादा नक्काशी, कहीं कमल का फूल बना हुआ है, कहीं कोई जैसे कलश पकड़ के कोई खड़ा है, इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की मूर्ति थी। तो बहुत ज्यादा सुंदर और कलाकृतियों वाला पूरा शहर।
हाँ, यहाँ पे हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम व्यापारी और पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाल से आने वाले व्यापारी भी यहाँ पर थे, जो कि यहाँ आते थे। जी, पुर्तगाल यूरोप का एक देश। तुमको ये नहीं पता वास्को डी गामा ही वहां से सबसे पहले आके भारत की खोज की थी? क्या बेटा? मास्को किसका ताऊ था? मास्को से कौन आया था इंडिया? चिंता मत करो, मैं है ना नोट कर लिया है, तुम्हारा टेस्ट मेरे पास है। मास्को मिल गया ना तो तुमको फिर है ना मैं खासको कर दूंगा फिर। चल देखिए, तो चलिए कोई बात नहीं, मास्को खासको बाद में देखेंगे। यहाँ देखते हैं, मास्को पता है ना कहाँ है? ये तो पता होगा मास्को यूरोप में कहाँ है। मैंने आप लोग मास्को नहीं पता? हाँ तो बोलो ना भैया, आप लोग को 8वीं क्लास मास्को बताओ यार। तुम क्या नाम है? मयंक, मास्को कहाँ है पता है? मास्को ये नहीं पता आप लोग को? चलो ठीक, मिट्टी खाओ। अरे रसिया की कैपिटल मास्को है यार, क्या बात करते हो तुम लोग? ये इतना बड़ा देश का कैपिटल याद नहीं तुम लोग? कोई बात नहीं, वो मैं फेंकूंगा, लक्ष्मी ने फेंकी है, छोटी लक्ष्मी। तुम लोग ये गलती मत करना, लक्ष्मण का नहीं फेंकता। तो यहाँ पर हम्पी इतना बड़ा ट्रेड सिटी बन गया देखते देखते कि दूर दूर से लोग आते थे, व्यापारी यहाँ। हम्पी अब है लेकिन अब मतलब कि वो शहर है ना, बस वो खंडहर टाइप का ही है। मंदिर उंदिर में लोग दर्शन करने ही जाते हैं, ठीक है ना। मतलब वहां पे अब वहां व्यापारी बैठ के लिए जलेबी ना बेचते, ऐसा कुछ। वो खत्म हो गया, ढह गया, बहुत हजारों साल पहले की बात थी। देखिएगा, जो ये मंदिर थे वहां देवदासी या टेम्पल डांसर, जैसे वहां पे कोई आयोजन होता तो नर्तकी सब होती थी, जो भगवान विष्णु के नाम पे या माने जो नृत्य या समारोह होता था पूरा, उसके लिए होती थी। परफॉर्म बिफोर द डायटी रॉयल्टी एंड मैसेज इन द मेनी पिलर्ड हॉल इन द विरूपाक्ष। यहाँ पे शिव का जो मंदिर है, शिव को विरूपाक्ष कहा जाता है। भगवान शिव को यहाँ विजयनगर में विरूपाक्ष कहा जाता था। तो यहाँ एक हजारा टेम्पल और दूसरा विरूपाक्ष टेम्पल भी बहुत मशहूर है, बहुत ही मशहूर। मतलब पूरे जो भी लोग जाएंगे कर्नाटका में विरूपाक्ष टेम्पल देख के आएंगे, ठीक है ना, ऐसा लोग मानते हैं। द महानवमी फेस्टिवल, और यहाँ पे क्या है, जो रामनवमी होती है ना हम लोग की नवरात्रि का, तो वो उसके लिए एक महानवमी डिब्बा नाम का एक पूरा बहुत ऊंचा सा पत्थर का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, मतलब चबूतरा बहुत बड़ा। और वहां पे मेले लगते थे, डांसर लोग आते थे, राजा सरदार सब आते थे। हाँ, स्टेज टाइप का बिल्कुल। वहां पर क्या होता था कि जितने भी सरदार होते थे ना, वो हर महीने महीने ले जाकर के राजा को कुछ नहीं देते थे। नवरात्रि में राजा का दरबार वही महानवमी डिब्बा के ऊपर लगता था, और जितने भी सरदार उसके राज्य में होते थे सब लोग कुछ ना कुछ भेंट उपहार या गिफ्ट लेके राजा के पास आते थे, राजा को देते थे। जो नहीं आया समझो राजा उस पर हमला करेगा, मान लेगा कि वो राजा से विद्रोह कर, समझ गए। वो बगल में रहता था ना पीए, वो बताता था बाबूजी ये नहीं आया। देखिएगा, एक तालीकोट्टा या राक्षसी तांगड़ी, तालीकोट्टा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। जिस तरह से आप लोग पानीपत का युद्ध याद रखते हो, उसी तरह राक्षसी टांगड़ी या तालीकोट्टा का युद्ध भी याद रखिए। 1565 1565 विजयनगर के ऊपर जो चारों तरफ से ना मुस्लिम छोटे छोटे मुस्लिम राज्य थे, जिसमें कि गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीरर और बीदर, बरार और बीदर, बरार, बीदर, बीजापुर, 20 से 3 हो गए ना, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा।
ये पांचों के पांचों जो राजा थे यहाँ के, ये मुस्लिम थे। इन सबों ने मिलके विजयनगर पे अटैक किया और विजयनगर को पूरा तोड़ के तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए विश्वास करिए, आप लोग को पढ़ाते समय मुझे मौका मिला नहीं, तो मैंने भी 7th क्लास की हिस्ट्री अपने बचपन में तो पढ़ी नहीं इस तरह से। हम लोगों ने हाई क्लास में ही सीधे वो किताब से पढ़ी। और बड़ा अच्छा है भाई, बहुत अच्छी चीजें दे रखी हैं इसमें। मुझे नहीं उम्मीद थी कि 7th क्लास में इतना एनसीईआरटी के अंदर भी दिया होगा। बहुत अच्छा। अ गेटवे टू द वेस्ट। अगर आपको भारत में इंटर करना है तो सूरत को, जो कि अभी गुजरात का एक शहर है, आपको पता होगा, ठीक है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसको, याद रखिएगा। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता रहे? डायमंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में जितने भी है ना, हीरे को तराशने का काम है, हीरे से गहने या जो चीज बनाने का काम है। हीरा निकाल लेना बड़ी बात नहीं, हीरे को तराशना, उसको शेप देना, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो पूरा का पूरा इंडिया में एक ही जगह होता है जो सूरत, वो फेमस है इस चीज की। समझ रहे बात को आप लोग? नहीं यार, मैंने तो नहीं। अब चोर जाने, पैसा वाला जाने। सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम, क्योंकि वहां के लोग कारीगर, पहले जमाने से ही कारीगर वहां पे होते थे। मतलब कि जो आर्टिशियन जो इतने भी थे, वो रखते हैं आपके लिए कि चिक्की जी आएंगे। अरे हम के हीरे के व्यापारी हैं यार, हमको पता होगा हीरे का क्या करते हैं वो। हीरे के व्यापारी रहते तो तुम्हारा शक्ल देखते। सबसे कम हम ही मारते हैं, याद रखिएगा, ज्यादा नहीं मारते हम जो बदनाम कर रहे हो। रहन दो। अच्छा कोई बात, हम तो मालूम। अरे हम ना छोड़े बेटे। पता है क्यों मतलब कि छोड़ दिया जाता है, नहीं मारा जाता है? बच्चों के भागने का डर। चलिए ठीक है, देखिए अभी तो ज्यादा रह रहा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको खींच के नहीं पार करूंगा, इसलिए क्योंकि है ना, अगर कर देंगे तो मेन कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। जितना हो सकता है करेंगे। देखिए मुगल पीरियड के समय जब मुगलों का शासन था, अकबर बाबर आपने सुना ही होगा, अलोंग द कैम्बे प्रेजेंट खंभात, क्या नाम है गुजरात में, जहां पर मतलब समुद्र क्या देखे ना आपने, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे में जो बनाता हूँ, मैप में देखा होगा आपने। तो वहां पर जो अंदरूनी जो रास्ते हैं ना, बिल्कुल इस तरह आते हैं, कटे फटे सा पूरा जो इलाका है गुजरात का, वहां खंबात की खाड़ी कहा था, बे ऑफ खंबात। तो वहां पर मुगल पीरियड के समय मुगलों का वहां शासन था। एंड समहाउ लेटर अहमदाबाद सूरत was the gateway for trade and West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gateway of Makkah because many pilgrim sails from here. आपको पता है मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि अपने पूरे जीवन में एक बार हज जरूर हज करके आए। मतलब अरब में, सऊदी अरेबिया देश में जाकर के जो मक्का मदीना है वहां की यात्रा करते, ठीक है। तो इंडिया से जितने भी लोग समुद्र के रास्ते से हज करने जाते थे, जो भी मुस्लिम जाते थे, वो सूरत होके ही जाते थे। और उस समय मोस्टली मुस्लिम लोग ही थे इंडिया में जब मुगलों का शासन था। तो आप समझ लो कितना फेमस वो सिटी हो गया, ठीक है। एक ब्रिटिश समुद्री लुटेरा था, मैं आप लोग के नॉलेज के लिए बता, 1 करोड़ का क्वेश्चन था। औरंगजेब जब हज करके लौट रहा था ना, औरंगजेब जो मुगल शासक था, अरब से लौट रहा था, तो उसने इसके जहाज पर हमला करके जितने भी जहाज चलाने वाले लोग होते थे उसको भी मारा, सोना चांदी भी लूट लिया, ठीक है। तो उसने उस जहाज को लूटा। नहीं, औरंगजेब को नहीं मारा।
तो आप समझ रहे हैं, पिलग्रिम्स शिप थी, मतलब तीर्थयात्रियों का जो जहाज है, तीर्थयात्रियों को लेके जाने वाला, वो इसी रूट से होकर के जाता था। The city was composition and people of all caste and creeds lived there. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and their warehouses in Surat. व्यापारी लोग यहाँ से चीजों को लेके यूरोप में बेचते थे और यूरोप से ला करके यहाँ बेचते थे, इस तरह काम करते थे ना। तो सूरत में ही उन्होंने वेयर हाउस, मतलब बड़े बड़े गोडाउन जो होते हैं, गोदाम, वो बना रखे थे कि चीजों को इंडिया से अंदरूनी हिस्सों से खरीद के लाके वहां इकट्ठा करते थे और एक ही बार यहाँ से समुद्र के रास्ते से यूरोप को भेजते थे। समझ रहे हैं? तो इसे पोर्तुगीज, पुर्तगाल के, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग, जो डच होते थे वो लोग, और इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के लोग तो होते ही थे व्यापारी। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल्स, विंगटन, who wrote an account of the port in 1689, and on average 100 ships at different countries could be found anchored at a port of any given time. किसी भी समय में दुनिया के 100 से या 100 से अधिक जहाज हमेशा सूरत के बंदरगाह पे खड़े ही रहते हैं। समझ रहे हैं? आज इतना ही करना। ऋतिक को दीजिए, ऋतिक लेके आएगा सबका।